गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। जो अपना लेसन चल रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका जो अगला पार्ट है हमारा वो है ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है रूढ़िवाद। जो 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद जो पनपा था, कहाँ पे? यूरोप के अंदर, उसके बारे में बताया गया है ये। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism। इसका मतलब ये है कि जो नेपोलियन जो है उसको 1815 में जब हरा दिया था, जो नया रूढ़िवाद पनपा था, किसको? नेपोलियन को हराने के बाद, ठीक है। तो यूरोपियन जो गवर्नमेंट है उसके अंदर एक ये भावना आई थी, ठीक है। स्पिरिट का मतलब होता है एक भावना, किसकी? कंजर्वेटिव्स, रूढ़िवाद की। Conservatives believed the established traditional institution of state and society, like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family, should be preserved। अब इनका मतलब यही है कि जब जो कंजर्वेटिव्स थे वो बिलीव करते थे, किस में बिलीव करते थे? जो उनकी ट्रेडिशनल यानी जो प्राचीन जो इंस्टीट्यूशंस थी, ठीक है, जो स्टेट थे, जो समाज था, जैसे भाई उनकी मोनार्ची है, क्राइस्ट, सोशल प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। इसमें यह है कि जो पहले से जो स्थापित थी इनकी जो पारंपरिक संस्थाएं, ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इनके जो राज्य हैं, स्टेट है, सोसाइटी जो समाज है, मोनार्ची जो राजतंत्र था, जो चर्च थे इनके, इसके अलावा जो सोशल हियरार्कीज यानी जो सामाजिक जो भेदभाव या ऊंच नीच जो है, ठीक है, और जो प्रॉपर्टी और जो फैमिली यानी परिवार और जो संपत्ति है, उन सब चीजों को वो शुड बी प्रिजर्व्ड यानी बनाए रखना चाह रहे थे। मोस्ट कंजर्वेटिव्स यानी रूढ़िवाद, रूढ़िवाद का मतलब यही हो गया अभी पुरानी जो मान्यताएं हैं उनको मानना, ठीक है। अब जिसमें क्या है, मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशन स्टेज। बहुत सारे ऐसे जो रूढ़िवादी जो लोग थे, ठीक है, डिड नॉट प्रपोज, वो नहीं चाहते थे क्या? ए रिटर्न ऑफ द सोसाइटी ऑफ द प्री रिवोल्यूशनरी डेज, यानी जो प्राचीन दिनों में जो क्रांतिकारी दिन थे, जो प्राचीन इनके क्रांतिकारी दिन थे, उनमें ये लौटना नहीं चाह रहे थे। कौन? बहुत सारे ऐसे जो लोग थे वो। अब इसके बाद है रादर द रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंज इनिशिएटिव बाय नेपोलियन, यानी बहुत सारे ऐसे जो चेंजेस थे जो नेपोलियन के द्वारा लिए गए थे। द मॉडर्नाइजेशंस कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्ची। जैसे कि भाई बहुत सारे ऐसे मजबूत थे जो पारंपरिक जो संस्थाएं थी, जैसे कि राजतंत्र है, ठीक है। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इन्होंने क्या किया, जो स्टेट की जो पावर थी उसको और भी ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। ए मॉडर्न आर्मी एंड इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ए डायनेमिक इकोनॉमी, द अबोलिशंस ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सेफरडोम could strengthen the autocratic monarchies of यूरोप। इसका मतलब भी यही है क्या कि मॉडर्न एक आधुनिक जो सेना थी, ठीक है, एंड इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, जो बहुत ही प्रभावी इनकी जो नौकरशाही थी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, और एक डायनेमिक इकोनॉमी, एक बहुत ही बढ़िया डायनेमिक एक इनकी अर्थव्यवस्था थी। द अबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म, और जो फेडरलिज्म का मतलब होता है सामंतवाद, यानी जो सामंतवाद था उसकी जो समाप्ति है वो। एंड सेफरडम, सेरफडम का मतलब होता है दासत्व यानी दास या गुलामी करना, ठीक है। कुड स्ट्रेंथ द ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज ऑफ यूरोप, यानी ये ऐसी थी जो यूरोप का जो ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज यानी जो निरंकुश जो राजतंत्र था, इनको क्या कर रहे थे? ये मजबूत कर रहे थे, इनको शक्ति प्रदान कर रहे थे, ठीक है। इन 1815 और 1815 में द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोप पावर्स, यानी जो यूरोपियन जो पावर्स थी, यूरोपियन जो ताकत थी, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव कंट्री थे ये? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, हु वुड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जिन्होंने की ये जो यूरोप की जो एक प्रतिनिधि जो शक्ति थी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जो कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलकर के सबने किसको हराया था? नेपोलियन को हराया था। मैट ए वियना, जब वियना हुई, वियना की संधि हुई, ठीक है, टू ड्रा अप ए सेटलमेंट फॉर यूरोप। इन सब ने जो मिलकर के नेपोलियन को हराया था, तो इन्होंने जो वियना की एक जो समझौता था, ठीक है,
सेटलमेंट फॉर यूरोप, यानी यूरोप के लिए इन्होंने क्या किया, सेटलमेंट कर लिया, समझौता कर लिया। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, यानी कांग्रेस का मतलब यहाँ पे सम्मेलन होता है, ठीक है। जो सम्मेलन किया गया था, द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर, यानी ये एक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, इन्होंने ये सम्मेलन किया था। और इसके जो सम्मेलनकर्ता के जो होस्ट थे, जो करने वाले थे, वो ऑस्ट्रिया चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच। अब द डेलीगेट्स, यानी जो प्रतिनिधि थे, ड्रू अप द, एक सेकेंड, द डेलीगेट्स drew up the territory of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। इसका मतलब यही है कि जो डेलीगेट्स थे, जो प्रतिनिधि थे, ड्रू अप द टेरिटरी ऑफ वियना, एक क्षेत्र था वियना का, कौन सा, 1815, जो कि 1815 में, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग, यानी जिसका जो मेन ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य था, वो क्या था, अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस, यानी बहुत सारे ऐसे जो बदलाव किए गए थे, दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार्स, जो यूरोप के अंदर जब वार हुए थे नेपोलियन के टाइम में, उनको बदलाव जो था उनको समाप्त करने का था। अनडूइंग यानी समाप्त करना, बहुत सारे ऐसे चेंजेस थे, मोस्ट ऑफ द चेंजेस थे, उनको बदलने का था। इसके बाद था द बोरबोन डायनेस्टी, जो बोर्नो वंश था, क्या, बोरबोन एक वंश था, डायनेस्टी का मतलब होता है वंश, वाच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशंस was restored to power and French lost territories his annexed under Napoleon। इसका मतलब भी यही एक, जो बोर्नो वंश था, बोरबोन जो वंश था, which had been deposed, जो कि हरा दिया गया था, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच क्रांति के दौरान, was restored, दोबारा से बहाल कर दिया गया, टू पावर, यानी वापस पावर में, एंड फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज ऑफ हैड नेक्स्ट अंडर नेपोलियनिक, और जो फ्रांस था, जो नेपोलियन के अंदर जो टेरिटरी जीती थी जिसने, उसको लॉस्ट कर दिया, उसने खो दिया। ए सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट ऑन ए बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंशन इन फ्यूचर। ए सीरीज ऑफ स्टेट, यानी एक ऐसी सीरीज थी बहुत सारे स्टेट्स की, राज्यों की, वर सेटअप इन द बाउंड्रीज ऑफ द फ्रेंच प्रिवेंट। इसमें क्या था कि जो कायम कर दी गई थी, सेटअप कर दी गई थी, किसमें, फ्रांस बाउंड्रीज के अंदर, फ्रांस की जो बाउंड्रीज है उसको कायम कर दिया गया था, किसमें, प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए जो उनका जो साम्राज्य था, ठीक है, जो फ्रांस का जो विस्तार था, उसको बढ़ा दिया गया था, एक सीरीज ऑफ स्टेट कर दी गई थी, कायम कर दी गई थी। थस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, और जो नीदरलैंड का जो किंगडम, जो राज्य था, किसका, नीदरलैंड का, उसको क्या किया, जिसमें कौन कौन से इंक्लूड थे, अब इसमें है, कहां से गया, थस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेटअप इन द नॉर्थ एंड द जिनोवा वाज एडेड द पिडोमोंट इन द साउथ। इसमें क्या है कि जो नीदरलैंड जो था, नीदरलैंड का जो राज्य था, उसको इंक्लूड कर, जिसमें बेल्जियम भी इंक्लूड था, उसको नॉर्थ में सेटअप कर दिया। जिनोवा वाज एडेड द पिडोमोंट इन द साउथ, जो जिनोवा था उसको पिडमोंट के साथ साउथ में सेटअप कर दिया। प्रूशिया वाज गिवन इंपोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर्स, और जो प्रूशिया था उसको नया क्षेत्र बना दिया गया था, किसमें, वेस्टर्न फ्रंट, यानी जो पश्चिमी जो फ्रंट है उसमें। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल द नॉर्दर्न इटली, और जो ऑस्ट्रिया है उसने कंट्रोल कर लिया था उत्तरी इटली में। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट हैड बीन सेटअप बाय द नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, लेकिन एक जर्मन के अंदर, ठीक है, जर्मन कॉन्फेडरेशन जो था, जर्मन कॉन्फेडरेशन जिसमें कितने स्टेट थे, 39 स्टेट जो थे, वो सेटअप किए गए थे किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा। वाज लेफ्ट अनटच्ड, उनको बिल्कुल भी टच नहीं किया, किसी ने भी उनको नहीं छेड़ा। इन द ईस्ट, पूर्व में, द रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, जो एक पार्ट था पोलैंड का, ठीक है। वाइल प्रूशिया वर गिवन इन ए पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। इसका मतलब भी यही है कि जो सैक्सोनी का एक जो पार्ट था, एक पोर्शन था, एक हिस्सा था, क्या, पर्शिया, ठीक है। द मेन इंटेंशन वाज द रिस्टोर ऑफ द मोनार्चीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, यानी इनका जो मेन जो एम था, वो या इंटेंशन जो था, इनकी एक भावना थी, वो क्या थी, जो मोनार्चीज थे, जो राजतंत्र थे, उसको रिस्टोर करने का था,
और जो बहुत सारे जो राजतंत्र जो मोनार्चीज था इसको ओवरथ्रोन किसने कर दिया था? नेपोलियन ने, यानी नेपोलियन ने इसको फेंक दिया था, निकाल दिया था। एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और एक नया रूढ़िवाद जो सिस्टम था वो यूरोप के अंदर बना दिया गया था। अब इसमें है कंजर्वेटिव्स regime set up in 1815 were autocratic. They did not tolerate antism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic governments. इसका मतलब ये जो कंजर्वेटिव्स जो थे, रूढ़िवादी जो संगठन थे, ठीक है, सेटअप 1815 जो 1815 में सेटअप कर दिए गए थे, वर ऑटोक्रेटिक, जो कि निरंकुश थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, यानी ये जो लोग थे, कौन? रूढ़िवादी जो लोग थे, वो टॉलरेट नहीं कर पाते थे। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, वो सहन नहीं कर पाते थे किसको? क्रिटिसिज्म को, आलोचना को, एंड डिसेंट, और जो बहुत सारे मतभेद थे उनको। एंड साउट टू करब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन टू लेजिटिमेट ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, और वो उन्होंने क्या काम कर दिया कि कोई भी आदमी इस निरंकुश सरकार से किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न वगैरह नहीं पूछ सकता था। साथ में जो भी कोई एक्टिविटीज थी इनकी, ठीक है, उनको इन्होंने वैध नहीं माना, और उनपे क्या लगा दिया इन्होंने? साउट टू कर्व, यानी उन्होंने अंकुश लगा दिया, उनपे रोक लगा दी। इसके बाद क्या हुआ? मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल वाज डिड सेट न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड आइडियाज ऑफ लिबर्टी ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब भी यही है कि बहुत सारे जो चीजें थी, ठीक, उनको सेंसरशिप कर दिया, उनको रोक दिया गया, ठीक है, कानून के तहत उनको रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? कि कोई भी अगर न्यूज़पेपर है, बुक्स है या सॉन्ग्स है, किसी भी प्रकार से कोई स्वतंत्रता से संबंधित कोई विचार है, ठीक है, आइडिया ऑफ लिबर्टी इसमें लिख रखा है, एंड फ्रीडम, और आजादी से संबंधित कोई भी विचार है, उनको इन्होंने क्या कर दिया? एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन, यानी जो फ्रांस की जो क्रांति थी उसके दौरान इनको जो जुड़े हुए थे उन सबको इन्होंने रोक दिया गया था, रोक लगा। अब इसमें एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवोल्यूशंस, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशंस, नॉन लैंड कंट्रीज टू इंस्पायर लिबरल। इसका मतलब ये है कि जो मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, यानी जो यादगार थी या याददाश्त थी जो फ्रांस क्रांति की, उसमें क्या हुआ? नॉनथलेस, यानी वो अभी भी स्मृति में थी। टू कंटिन्यूज टू इंस्पायर लिबरल्स, यानी जो बहुत सारे जो उदारवादी लोग थे वो इंस्पायर हो रहे थे किससे? जो फ्रेंच रेवोल्यूशंस की जो मेमोरी थी उससे। वंस ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, यानी एक बहुत बड़ा जो मेजर इश्यू जो लिया गया था किनके द्वारा? जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो उदारवादी जो राष्ट्रवादी जो लोग थे, वो क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर्स, जिन्होंने एक जो नया जो कंजर्वेटिव ऑर्डर था, नया जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी, वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो प्रेस की आजादी थी उसको जो रोक रहे थे, उनपे इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा एक इशू टेकन लिया था। अब अगला पार्ट आता है अपना द रेवोल्यूशनरीज, यानी जो क्रांतिकारी हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे। इसका जो पूरा जो सार है एक बार मैं वो आपको बता देता हूं कंप्लीटली। इसमें क्या है कि न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815, यानी 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद जो था वो पनपा था। इसमें क्या था? जो नेपोलियन था अपना, उस नेपोलियन की हार के पश्चात जो यूरोप की जो सरकारें थी, ठीक है, वो एक जो कंजर्वेटिव जो इंस्पिरिट है इनकी इंस्पिरेशन उससे प्रेरित थी, रूढ़िवाद प्रेरणा से, रूढ़िवादी जो भावना है उससे प्रेरित थी। और जो रूढ़िवाद जो लोग थे वो क्या मानते थे कि भाई समाज और जो राज्य है, ठीक है, इसमें जो स्थापित ऑलरेडी जो पहले से जो स्थापित संस्थाएं हैं, जैसे कि मोनार्चीज है या सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, चर्च है, प्रॉपर्टी है या फिर फैमिली है, उसको जैसा है वैसा ही रखना चाहिए। फिर भी जो मेजोरिटी ऑफ द कंजर्वेटिव जो लोग थे, ज्यादातर जो रूढ़िवादी लोग थे, वो क्रांति के जो पहले का जो दौर था, पुराना जो दौर था, उसमें वापस वो लौटना नहीं चाह रहे थे। और इसी कारण में क्या हुआ कि नेपोलियन द्वारा जो प्रारंभ किए गए थे, जितने भी जो परिवर्तन प्रारंभ किए गए थे, उन सबको आधुनिक जो परंपराएं थी उनको मजबूत बनाने के पक्ष में थी। इसके साथ साथ जो 1815 के अंदर जो रूस, ब्रिटेन, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ये बहुत सारी ऐसी जो पावर्स थी, इन्होंने मिलकर के जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, इन्होंने एक प्रतिनिधि के तौर पे एक वियना का एक जो समझौता है उसको तैयार किया था। इसके बाद क्या किया इन्होंने? वियना को समझौते को तैयार करके
फिर इन्होंने एक सम्मेलन किया, ठीक है, 1815 के अंदर वियना संधि का, जिसका उद्देश्य क्या था कि बहुत सारे ऐसे जो बदलाव हैं, ठीक है, जो नेपोलियन के युद्धों के दौरान हुए थे उनको समाप्त करना था। फिर जो फ्रांस की जो क्रांति उसके द्वारा जो बुर्बो वंश को जो हटा दिया गया था उसको वापस बहाल कर दिया गया था। उनके जो इलाके जो खो गए थे उनको वापस से पा लिया गया था। फिर इसके बाद जो 39 राज्य थे जो नेपोलियन ने जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसको इन्होंने छेड़ा नहीं, बिल्कुल भी उनको हटाया नहीं, 39 स्टेट जो थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, रूस को तो पोलैंड का एक हिस्सा प्रदान कर दिया, प्रसा को सैक्सनी का हिस्सा प्रदान कर दिया गया। और इन सब का जो एक एम था वो ये था जो राजतंत्र जो पुराना जो मोनार्चीज है, ठीक है, उसकी बहाली करना और नेपोलियन को जो जिसने बर्खास्त कर दिया था वापस से राजतंत्र ले आना। यानी पहले क्या था कि भाई सम्राट व्यवस्था थी, साम्राज्य थे, ठीक है, या राजतंत्र थे। फिर उसके बाद उन्होंने आंदोलन वगैरह किए, किसके लिए, राजतंत्र ना, उसके लिए भाई आम लोगों को आजादी मिले, ठीक है, नेशनलिस्ट जो उनकी भावनाएं थी वो विकसित हो रही थी। अब वो आजादी जब उनको नहीं मिली, ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या हुआ, जैकोबिन क्लब्स हुए। फिर नेपोलियन आ गया, नेपोलियन ने एक एज ए तानाशाह के रूप में रोल किया। फिर नेपोलियन को भी हरा दिया यूरोपीय महासंघ ने और वापस से फिर राजतंत्र की यहाँ पे बहाली हो गई। अब जब राजतंत्र की जब वापस से बहाली हो गई 1815 में, जो रूढ़िवादी जो शासन जो निरंकुश हो गया था, ठीक है, उसने क्या कर लिया, अधिकतर जो सरकारें थी, जो भी नियम बनाए गए थे, उनका उद्देश्य जो था किताब, अखबार, गीत, नाटक, जो भी चीजें थी उन सब पे नियंत्रण लगा दिया। लेकिन फिर भी जो फ्रांसीसी क्रांति की जो याददाश्तें थी उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। लास्ट का जो पैरा है उसमें यही है कि जब वो इन चीजों से प्रेरित हो रहे थे, कौन, उदारवादी लोग, तो उन्होंने जो नई रूढ़िवादी जो व्यवस्था थी उसके जो आलोचक थे उनके द्वारा एक मुख्य मुद्दा उठाया गया इनके सामने, क्या, कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी जो प्रेस है इसकी आजादी। अब इसका आखिरी जो भाग है वो है द रिवोल्यूशनरीज, ठीक है, यानी क्रांति। अब पहला हमने पढ़ा क्या था, ये कि फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्र का विचार किस प्रकार से आया था। इसके 4 भाग हैं, 3 भाग पढ़ लिए हैं और इसका जो 4th जो हिस्सा है, 4th जो पार्ट है हमारा, द रिवोल्यूशनरीज जो क्रांति, उसको हम कल पढ़ेंगे। इसमें कुछ चीज समझ में नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं।